G20 पर हमारी एक खास पेशकश। G20 के 18वें शिखर सम्मेलन का समापन हो चुका है। चारों ओर भारत की प्रशंसा हो रही है और हो भी क्यों ना। दुनिया याद रखेगी G20 के इस 18वें शिखर सम्मेलन का ये भव्य आयोजन। दिल्ली डिक्लेरेशन से लेकर क्रिप्टो फ्रेमवर्क तक भारत ने बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की है। क्रिप्टो पर भारत की बात पर न सिर्फ G20 बल्कि दुनिया के 190 देशों ने दी सहमति। G20 में और कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। इस पर अधिक जानकारी और सटीक विश्लेषण देने के लिए हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता आदित्य से। आदित्य, ओवर टू यू। जी हाँ कृषा, बिल्कुल हम आपको सुन पा रहे हैं। तो चलिए आपको बता दें कि यही वो बिल्डिंग है जहाँ पर G20 के तमाम डिप्लोमेट्स आए हुए हैं, देश विदेश से नेता आए हुए हैं और वो यहाँ पे G20 समिट का हिस्सा बने हुए हैं। और मुझे लगता है कि मीटिंग अभी खत्म हो चुकी है। कैमरामैन इधर करिए कैमरा, और चलिए हम आप किसी डिप्लोमेट से बात करते हैं। हाय मैम, Hello. कैन आई नो योर नेम? My name is Crystal. And you are representing what? I'm representing Canada. Okay. So can I know what are the 5 major topics which was discussed in the deliberative dialogues? They were like to focus more and more on cleanliness and corruption and technology and sustainable development. And before we were the family of G20, but now we are the family of G21. So how is it feel coming to India and representing Canada? It feels very amazing and yeah, that's it. Okay, thank you. तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे यूथ डिप्लोमेट जो आए हैं कनाडा से, उनका विचार हम जाने कि उनको इंडिया में आके कैसा लगा। ये बहुत ही अच्छा मौका है यूथ डिप्लोमेट्स को निखर के आने का और उनकी सोच जानने का। तो G20 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें, और शायद मुझे लगता है कि अब हम G21 हो गए हैं, G20 नहीं है, अब G21 कह सकते हैं। तो इतना ही, देखते रहिए कल तक। हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें G20 की ये जानकारी देने के लिए आदित्य आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने देखा, G20 के 18वें शिखर सम्मेलन का समापन हो चुका है। पीएम मोदी ने ब्राजील के प्रेसिडेंट लुला डी सिल्वा को G20 का गैवल सौंपा और G20 2024 की अध्यक्षता भी सौंपी। इसी के साथ उन्होंने G20 के समापन की घोषणा कर दी। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, लेकिन बने रहिए हमारे साथ। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह और आप देख रहे हैं कल तक न्यूज। तो अब बज चुके हैं सुबह के 7 और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने शो चाय पे चर्चा में। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे विषय पे जिसने पूरे सांसद भवन में सनसनी फैलाई है। लेकिन उससे पहले देखिए एक स्पेशल रिपोर्ट। हाल में सरकार ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के विषय की जांच के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। इस संदर्भ में हम एक राष्ट्र एक चुनाव, एक अवधारणा, लाभ, चुनौतियां और समाधान विषय पर चर्चा करेंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा कई लाभ प्रदान करती है, जैसे यह चुनाव और पार्टी खर्चों को विनियमित करने में मदद कर सकता है। इस अवधारणा को लागू करने में सार्वजनिक धन की बचत होगी, प्रशासनिक संरचनाओं और सुरक्षा बलों पर बोझ कम होगा। यह राजनेताओं को चुनावी लाभ के लिए अल्पकालिक निर्णय लेने से हतोत्साहित करके शासन की चुनौतियों का समाधान कर सकता है। 5 साल में एक बार तैयारी कराने में राजनीतिक दलों, भारतीय चुनाव आयोग, अर्धसैनिक बलों और नागरिकों सहित सभी हितधारकों को तैयारी का समय मिलेगा। एक देश एक चुनाव की अवधारणा एक सकारात्मक बदलाव का प्रयास है, बशर्ते इन नीतियों का सावधानीपूर्वक ध्यान देकर पालन किया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, कल तक मीडिया। तो चलिए पहला सवाल जानते हैं फातिमा से। एक देश एक चुनाव, इसके बारे में आपके प्राथमिक विचार क्या है? तो जैसे एक सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है, तो वैसे ही अगर हम ये बिल को पास करवाएं तो आई फील कि ये चीज़ मोनोपोली में भी कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि एक गवर्नमेंट, एक पॉलिटिकल पार्टी सारे एरियाज़ के सारे स्टेट्स को उतना बेटरली टारगेट नहीं कर पाएंगे जितना उनके लोकल गवर्नमेंट्स या ऐसी चीज़ें ज़्यादा बेटर टारगेट कर पाएंगे। तो दिस इज़ व्हाट आई फील कि ये ऐसा मोनोपोली हो जाएगा और फिर अगर गवर्नमेंट गिर गई तो फिर उसको रिफॉर्म करना, वो सब में फिर प्रेसिडेंशियल रूल आ जाएगा। और हमारा एज पर कॉन्स्टिट्यूशन
पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, तो अगर हमें इसे भी चेंज करना है, फिर हमें कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज करना पड़ेगा, उसमें अमेंडमेंट्स लाने पड़ेंगे, जिसका फिर अगेन बहुत ज़्यादा फाइनेंस खिंच जाएगा। सो ये सिक्के के दोनों हिस्से हैं। अब इसे किसी भी एक लेबल पे नहीं लगा सकते कि ये अच्छा है या बुरा है, इसको हमें अच्छे से इवैल्यूएट करना पड़ेगा और मेजॉरिटी लेने पड़ेगी, ताकि हम एक बेटर कंक्लूजन पे आ पाए, और इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों को देखकर ही फिर कोई फैसला लेना पड़ेगा कि क्या ये बिल लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं ध्रुवी सूचक जी से। आप ये बताइए कि क्या इस बिल को संविधान के साथ मेल कराने से कोई समस्या आ सकती है? एक देश एक चुनाव के पक्ष भी है और विपक्ष भी बहुत है। पक्ष में हम देखें तो कॉस्ट इफेक्टिव बहुत है, क्योंकि अभी हम जब अलग अलग इलेक्शंस कैरी आउट करते हैं तो बहुत खर्चा होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लोड बढ़ जाता है, सो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी भी काफ़ी बढ़ जाएगी एंड कंटिन्यूस गवर्नेंस रहेगा। अभी पॉलिटिक्स मतलब जब इलेक्शंस आते हैं तो पॉलिटिक्स की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स सब रुक जाते हैं। सो इफ देयर बी जस्ट वन इलेक्शन इन 5 years, फॉर एग्जांपल लोकसभा के साथ काफ़ी सारे इलेक्शंस भी एक साथ कंडक्ट करेंगे, एक साथ रहेंगे, तो वो सब प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा रुकाव नहीं आएगा, वो सब कंटिन्यूस रहेंगे और प्रोग्रेस ज़्यादा होगा देश का। बट लुकिंग अपॉन एट इट्स डिसएडवांटेजेस, देयर आर मेनी डिस्ट्रप्शंस इन इट्स फेडरल गवर्नमेंट। माइनर पार्टीज पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा, ऑल फोकस विल बी ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट इटसेल्फ। सो आई थिंक इफ द पार्लियामेंट इवन passes a bill to conduct just one election and remove all these other elections, so I think it's very important to maintain a balance between both these advantages and disadvantages, so that it is only and only for the betterment of the citizens and the country. आज के लिए इतना ही, विदा लेते हैं आपसे। ध्रुवी और फातिमा, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो पे आने के लिए और हमारे साथ चाय पे चर्चा करने के लिए। कल मिलते हैं सुबह ठीक 7 बजे चाय पे चर्चा पे। देखते रहिए कल तक।